अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां लेक्चर है IAS 16 दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। और इस लेक्चर में हम जिस चीज़ में डील करेंगे दैट इज़ द डिस्पोजल ऑफ अ नॉन करंट एसेट। जब भी हम किसी एसेट को बेचते हैं तो उसकी वर्किंग कैसे की जाती है। डिस्पोजल का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को बेचना। एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब ये किसी नॉन करंट एसेट को बेच देना। जाहिर सी बात है, हम जब एक नॉन करंट एसेट को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको उसकी पूरी कैपेसिटी पे यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या तो हम वो चीज़ स्क्रैप में जाएगी या फिर हो सकता है हम उसको यूज़फुल लाइफ से पहले ही या यूज़फुल लाइफ एंड होने से पहले ही हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। जब हम किसी चीज़ को डिस्पोज करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं। या तो हमें उस चीज़ को बेचने पर फ़ायदा हुआ है, या हमें उस चीज़ को बेचने पर नुकसान हुआ है, या हमने एक्सचेंज में वो चीज़ दे दी है। कभी होता है ना एक्सचेंज ऑफर के, पुराना सामान दे नया सामान ले जाए, कीमत की डिफरेंस पे करके, जो भी कीमत का चेंज है वो पे करके, जो डिफरेंस है वो पे करके आप अपना पुराना सामान दें और नया सामान ले जाएं। तो हमारे पास 3 केसेस आ जाएंगे। हमने जो चीज़ बेची या तो उस पर हमें फ़ायदा होगा, हमने जो चीज़ बेची उस पर हमें या तो नुकसान होगा, या फिर हम उसको एक्सचेंज ऑफर में तब्दील कर लेंगे। अच्छा, तब्दील करने पर भी हमें या तो फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमें नुकसान है तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाएगी, अगर हमें फ़ायदा है तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाएगी। देखो बच्चा लोग, एक बात याद रखना, नुकसान या लॉस या फ़ायदा, ये दोनों चीज़ें जिस साल हुई उसी साल ख़त्म हो जाती हैं। तो गेन हो एसेट पे या लॉस हो, हम उसी साल उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे, दैट्स इट, ख़त्म। जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं, उस एसेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उस साल में हम ख़त्म कर देते हैं। फिर वो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, उसकी कॉस्ट हो, उसका रीवैल्यूड अमाउंट हो, या फिर उसका गेन या लॉस हो अपॉन डिस्पोजल। गेन और लॉस एज इट इज़ कहाँ चला जाता है हमारे पास? गेन और लॉस हमारे पास चला जाता है कहाँ पर? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जिस साल हमने एसेट बेचा उसी साल उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम गेन या लॉस में रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर लॉस है तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, आज इस पे वर्किंग कर लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डिस्पोजल लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है कि मैंने एसेट जितने में बेचा या जितने पैसे मुझे एसेट को बेचने पे मिले वो उसकी बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू से कम थे। मतलब मेरे एसेट की बुक वैल्यू है 100 रुपए और मुझे मिले हैं 80 रुपए, तो 20 रुपए का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी जरा समझिएगा। मेरी एसेट की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, तो मैं तो अपना एसेट 100 रुपए से कम कर दूंगा। मुझे पैसे कितने मिले, 80 रुपए। 80 रुपए मैंने अपने पास डेबिट कर दिए। अब ये जो 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए है लॉस। ये चीज समझ आती है सबको? अब बात करते हैं गेन पर। अगर गेन है तो किस तरीके से है, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा एसेट है 100 रुपए का, मैंने एसेट बेच दिया कितने में, 120 रुपए में। मैंने एसेट कितने में बेचा, 120 रुपए में। तो 120 रुपए मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया। एसेट 100 रुपए से कम हो गया, बाकी का 20 रुपए कहाँ आ गया मेरे पास, प्रॉफिट में आ गया। अब ये जो लॉस है ये भी चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैश में, और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसेट से कम हो जाएगा। ये चला जाएगा 120 रुपए कैश में, ये 20 रुपए चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एज क्रेडिट, और ये 100 रुपए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट को क्रेडिट कर देगा। यहां तक सबको समझ आता है? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस हैं। बेसिकली हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसी के मैंने 3 केसेस बना दिए, और इन 3 केसेस को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हमें कितना फायदा है और कितना नुकसान है। मैं आपको फायदा या नुकसान बता दूंगा, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका वर्किंग करके देनी है डबल एंट्रीज की। अच्छा, तो केस नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ड्यू टू एक्सट्रीम यूजेज ऑफ एनर्जी बाय द प्रोडक्शन प्लांट,
मैंने आपको बताया था, देखो अब ये केस किस तरीके से कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हमने एक एसिड रिप्लेस किया पहले, हमने जो नया एसिड लिया वो फुली ऑटोमेटेड था और उसमें हमें किसी भी बंदे की जरूरत नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, अगर एक चीज फुली ऑटोमेटेड है, वहां पे कोई मैनुअल काम नहीं हो रहा, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, तो एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ने का मतलब ये है कि मेरे एसिड ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की, जिसकी वजह से मेरा एनर्जी का बिल ज्यादा आया। अच्छा, ड्यू टू एक्सट्रीम यूसेज ऑफ एनर्जी बाय द प्रोडक्शन प्लांट, एबीसी डिसाइड्स टू डिस्पोज ऑफ द एसिड एट द एयर एंड। ABC sold the asset at the fair value of 2500,000। ABC ने कितने में बेचा एसेट? 25 लाख रुपए में बेचा है। अब मुझे ये बताओ, क्या मुझे इस एसेट पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है केस 1 में, केस 2 में और केस 3 में? मैं केस 1 आपको करवा दूंगा, केस 3 में आपको करवा दूंगा, केस 2 आप लोगों, चले प्रॉफिट या लॉस मैं निकलवा दूंगा, डबल एंट्री आप लोगों ने खुद बनानी है। अब जरा समझिएगा होगा क्या। मेरे एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी? मेरे एसेट की बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ एयर 10 कितनी थी? 2357143। कितनी थी? 2357143। ये मेरे एसेट की क्या है? बुक वैल्यू है। मैंने एसेट बेचा कितने में है? मैंने एसेट बेचा है 25 लाख में। मैंने एसेट ज्यादा में बेचा है कम में बेचा है? ऑब्वियसली ज्यादा में बेचा है। तो जब मेरी सेल्स प्रोसीड मेरे एसेट की बुक वैल्यू से ज्यादा होंगी तो मुझे क्या होगा? गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल मुझे होगा। कितना गेन है अभी निकाल लेते हैं। मैंने एसेट बेचा 25 लाख में, जबकि एसेट की बुक वैल्यू थी 23,57,143। तो मेरा फायदा कितना हुआ? 142,857। मेरा फायदा कितना हुआ? 1,42,857 का मेरा हो गया फायदा। 1,42,857 का मेरा फायदा हो गया। अब इसकी डबल एंट्री आप लोगों ने बनानी है। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में अगेन बुक वैल्यू कितनी है मेरे एसेट की? 2357143। और सेल्स प्रोसीड कितनी है? यहां पे सेल्स प्रोसीड है 22 लाख। मेरी सेल्स प्रोसीड मेरी बुक वैल्यू से कम है, तो मुझे यहां पे क्या होगा? लॉस ऑन डिस्पोजल। मुझे यहां पे लॉस ऑन डिस्पोजल है। कितना लॉस है अभी निकाल लेते हैं। मुझे जो लॉस है वो है 157,143। मेरा लॉस कितना है? 157,143 का। मुझे 1,57,143 रुपए का लॉस हुआ। ये इसकी भी डबल एंट्री अब आप लोग खुद बनाएंगे। अब आ जाता है केस 3। केस 3 में आपको पूरा करवाऊंगा क्योंकि केस 3 जरा टेक्निकल है। केस 3 की डबल एंट्रीज भी मैं आपको बना के दूंगा, जो क्योंकि मैंने जो न्यू प्लांट परचेज किया है इन एक्सचेंज, उसकी भी तो कुछ वर्किंग होगी ना। अब देखो, ड्यू टू एक्सट्रीम यूजेज ऑफ एनर्जी बाय द प्रोडक्शन प्लांट, एबीसी डिसाइड्स टू डिस्पोज ऑफ द एसेट एट द एयर एंड 10। At the end of the year 10,
ABC bought a new production plant with solar power energy support system that has a turnkey price of 6.2 million. ये टर्न की प्राइस का मतलब ये होता है, टर्न की प्राइस मैं फिर बताता हूं, टर्न की प्राइस का मतलब ये है कि बस मैं जाऊं, चाबी घुमाऊं और मेरा प्लांट स्टार्ट हो जाए, मुझे और कुछ नहीं करना. तो टर्न की पर मुझे प्लांट कितने का पड़ रहा है? पूरा 62 लाख रुपए का. इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड प्रोडक्शन प्लांट, पुराना प्लांट देने के बाद ABC paid the sum of 3.5 million for the acquisition of a new solar plant. सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि एक्सचेंज में वो पुराना प्लांट कितने का गया. नया प्लांट था कितने का? 62 lakhs डॉलर का या 6.2 मिलियन डॉलर का. न्यू प्लांट था कितने का? 6.2 मिलियन डॉलर. मैंने पुराना प्लांट दे के साथ कितने पैसे दिए? 3.5 मिलियन दिए. मैंने कितने दिए? 3.5 मिलियन कैश पेड. 3.5 मिलियन कैश पेड. तो ओल्ड प्लांट की कॉस्ट कितनी आ गई? अब ओल्ड प्लांट एक्सचेंज वैल्यू, ओल्ड प्लांट एक्सचेंज वैल्यू कितनी आ गई? एक्सचेंज वैल्यू इज बेसिकली द फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट जो हमें पड़ी है जब हमने ये एक्सचेंज में परचेज किया है. तो मुझे पुराना प्लांट पड़ा तकरीबन 27 लाख डॉलर का या 2.7 मिलियन डॉलर्स का. अब समझो कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा. अब जरा ये चीज समझना कि मेरा प्रॉफिट या लॉस किस तरीके से निकाला जाएगा. मेरे प्लांट की फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 27 लाख डॉलर. मेरे प्लांट की फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 27 लाख डॉलर. जबकि इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? इसकी बुक वैल्यू थी 2357143. बुक वैल्यू कितनी थी? 2357143. और इसकी फेयर वैल्यू आ गई कितनी? 27 लाख. मुझे ये बताओ कि इस प्लांट पे मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ऑब्वियसली गेन है ऑन डिस्पोजल. कितना गेन है? अब जरा ये देख लेते हैं. ऑन डिस्पोजल मुझे इस प्लांट पे गेन हुआ. ऑन डिस्पोजल मुझे इस प्लांट पे क्या हुआ? गेन हुआ. कितना हुआ? 571. इस प्लांट पे मुझे गेन हुआ 342,857 का. मुझे इस प्लांट पे 3,42,857 डॉलर का गेन हुआ. अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो का सबसे मुश्किल लम्हा, अब मैं बनाऊंगा इसकी डबल एंट्री. अब मैं क्या बनाऊंगा? इसकी जनरल एंट्री इसकी बनानी है मुझे. अब इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? सबसे पहले तो ये समझो कि मेरा एसेट कितने में गया. मेरा नॉन करंट एसेट मेरे पास से गया, तो नॉन करंट एसेट मेरे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. नॉन करंट एसेट कितने का गया? नॉन करंट एसेट मेरा गया इस अमाउंट का, उसको मैं बुक वैल्यू से कर दूंगा क्रेडिट. 2357143. ये चीज समझ आती है? मेरे पास से कैश गया, कैश कर दूंगा क्रेडिट. कितना कैश गया मेरे पास से? 3500,000,000. ये चीज समझ आती है? मैंने न्यू प्लांट एक्वायर किया, न्यू प्लांट मेरा डेबिट हो गया, या न्यू कह लो कि न्यू नॉन करंट एसेट मेरा डेबिट हो गया. कितने से डेबिट हुआ? 6200,000 से, यहाँ 6.2 मिलियन डॉलर से. ये चीज सबको समझ आती है? जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहां जाएगा? ये कहलाएगा मेरा गेन ऑन डिस्पोजल. और ये क्रेडिट हो जाएगा कितने अमाउंट से? 342,857 डॉलर्स. ये वो अमाउंट है जो क्रेडिट हो जाएगा मेरा गेन ऑन डिस्पोजल के अगेंस्ट. अगर हम इसको टोटल करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा 342,857 प्लस 3.5 मिलियन प्लस
42857 प्लस 3500,000 प्लस 2357143, ये मेरा टोटल बन गया 6200,000 या 6.2 मिलियन। और डेबिट और क्रेडिट मेरा बराबर हो गया ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट के तहत। आई बिलीव ये वाली डबल एंट्री आपको मैंने ऊपर नहीं बताई थी, एंड दिस इज बाय फार द ट्रिकीएस्ट डबल एंट्री इन दिस एंटायर स्टैंडर्ड। ये डबल एंट्री अगर आपको समझ आ गई तो आपके लिए डिस्पोजल एक्सचेंज ऑफर बहुत इजी है। आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे जो हमारी चीज़ है स्टैंडर्ड में, वो दो चीज़ें, एक तो स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ काम करता है, इसका स्कोप क्या है, कहाँ पे जाके स्टैंडर्ड काम नहीं करता। दूसरी चीज़ है कि एसेट रजिस्टर क्या होता है और अल्लाह आपका भला करे और इसे बनाना क्यों ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ है हमारे पास कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने FA1 में पढ़े थे वही हमने FA2 में पढ़े थे, वही हमने F3 में पढ़े थे, वही कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर S7 में भी हैं। हमें इसमें कोई नई चीज़ नहीं मिली, वही सारी पुरानी चीज़ें हैं। अलबत्ता अब आप लोग ने एक काम छोटा सा ये करना है कि आप लोग ये एसेट रजिस्टर खुद से पढ़िएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि IAS 16 कहाँ कहाँ नहीं लगता। IAS 16 कहाँ कहाँ नहीं लगता। सबसे पहले तो फॉरेस्ट एंड अदर रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि मिनरल ओर्स पर IAS 16 नहीं लगता। मिनरल ओर्स पर IAS 16 नहीं लगता। लैंड पर IAS 16 नहीं लगता। बैरन लैंड की बात कर रहा हूँ, बंजर जमीन की बात कर रहा हूँ, IAS 16 बैरन लैंड पर नहीं लगता। खेतों पर IAS 16 नहीं लगता। फार्म्स पर IAS 16 नहीं लगता। गाय भैंसों पर IAS 16 नहीं लगता। इन पे बायोलॉजिकल एसिड्स लगता है। मिनरल राइट्स एक्सप्लोरेशन फॉर और एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, गैस एंड अदर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, वो तमाम चीज़ें जिसमें आपका खाम तेल आ जाता है, ज़मीन में निकलने वाली गैस आ जाती है, इन पे IAS 16 नहीं लगता। सोने पे IAS 16 नहीं लगता। तांबे पे नहीं लगता। लोहे पे नहीं लगता। वो तमाम चीज़ें जो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन पे IAS 16 नहीं लगता। आपके बागात पे IAS 16 नहीं लगता। ये IAS 16 का स्कोप है। मैक्सिमम वहां यूज होगा जहां इसकी जरूरत है। कहां कहां यूज नहीं होगा ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हर जगह यूज हो सकता है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग एक दफा एसिड रजिस्टर पढ़ लीजिएगा, रीजंस फॉर मेंटेनिंग नॉन करंट एसिड रजिस्टर। रिकंसिलेशन ऑफ नॉन करंट एसिड रजिस्टर बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये इतने ज्यादा टेस्ट भी नहीं होते। हाँ, लेकिन F3 और FA2 के लेवल पे शायद ये टेस्ट हो आप लोगों से, तो एक दफा पढ़ लीजिएगा। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही है जो हमने अभी मैंने आपको बताया, FA1 में पढ़ा, वही FA2 में पढ़ा, वही F3 में पढ़ा, वही F7 में भी है। कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, वही आप जाके SBR में पढ़ोगे। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द एंड फॉर IAS 16, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल होता है तो बच्चा कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो। यू गाइस हैव माय कांटेक्ट नंबर। मेरे पहले IAS 16 के लेक्चर में भी मैंने ये नंबर दिया है अपना। यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप। आई अप्रिशिएट कि अगर आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे तस्वीर खींच के भेज दो और मैं उसी वक्त आपको उसका जवाब दे दूंगा। कभी कभी बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर जवाब नहीं दिया आपने। बेटा कभी कभी मैं भी मसरूफ होता हूँ। जवाब आपको मिल जाएगा, देर से ही सही मिल जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार करो। इंशाल्लाह आप सबको जवाब दूंगा। और किसी को कोई भी मसला हो तो आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।